Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो आप सबको सच्चाई और हकीकत से रूबरू कराएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में आप सबको भारत की हकीकत बताऊंगा कि किस तरीके से इस युद्ध ने भारत को नुकसान पहुंचाया है और ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई आने वाले कई सालों तक हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में वो सच्चाई आपको सुनकर काफी आश्चर्य होगा और काफी दुख भी होगा। दोस्तों, मेरे पीछे इस तस्वीर को देखिए ध्यान से। ये डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है और उसके नीचे लिखा हुआ है वॉर क्रिमिनल। आप सबको पता होगा कि इस युद्ध के शुरू होने के पहले बेंजामिन नेतन्याहू जो था उसको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से। आने वाले समय में हमें एक और व्यक्ति देखने को मिलेगा उस लिस्ट में जिसका नाम होगा डोनाल्ड ट्रंप। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है अमेरिका की जनता, यानी अमेरिकन कह रहे हैं दैट डोनाल्ड ट्रंप इज अ वॉर क्रिमिनल। ऐसा क्या हुआ है अमेरिका में, देखते रहिए आप। नो वॉर विद ईरान डम्प ट्रंप। ट्रंप के खिलाफ करोड़ों लोग, 1 करोड़ लोग लगभग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अमेरिका में। 1 करोड़ लोग रोड पर खड़े हो गए हैं, 1 करोड़ लोग स्ट्रीट्स में खड़े हो गए हैं ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप ने लंबे समय से एक ऐसा शासन चलाया अमेरिका में जिसके खिलाफ वहां की जनता त्रस्त है, परेशान है और आज जो है खड़े होकर अपना विरोध जता रही है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि अमेरिका में लोकतंत्र है। एक तरीके से ऐसा लोकतंत्र है जहां पे आपको आजादी है कि आप सरकार के खिलाफ भली भांति खुले तरीके से जो है प्रदर्शन कर सकते हैं और वो प्रदर्शन यहां पे करता हुआ दिख रहा है कौन? अमेरिका के लोग। आप देखिए इनके हाथ में पैम्फलेट है ना। इनके हाथ में जो चीजें रखी गई हैं उस पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? इन अमेरिका लॉ इज द किंग। लॉ इज द किंग का मतलब क्या होता है? देखो, 2 चीजें होती हैं दोस्तों, आपको मैं यहीं पे बता देता हूं। एक होता है रेक्स इज लेक्स, रेक्स इज लेक्स, और एक होता है लेक्स इज रेक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लॉ इज द किंग, लॉ इज द किंग, और दूसरा होता है किंग इज द लॉ, किंग इज द लॉ। लॉ इज द किंग और किंग इज द लॉ। भारत में आप देखते हैं ना, भारत में आपके पास इक्वलिटी ऑफ लॉ है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि लॉ इज द किंग कहां पे होगा? जहां पे डेमोक्रेसी होगी, जहां पे लोकतंत्र होगा, वहां पे क्या होगा? वहां पे होगा लॉ इज द किंग, मतलब कानून राजा होगा, राजा कानून नहीं होगा। पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के समय में क्या होता था? इतिहास में आप जाएंगे तो देखेंगे जो राजा जो बात कह दे वही कानून हो जाता था, यानी मेरा वचन ही है शासन। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में क्या होता है? जो कानून होता है, जो लॉ होता है, वही किंग होता है। लॉ इज द किंग, ये लोकतंत्र की जो है परिभाषा है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, जहां पे कानून का राज चलता है, किसी व्यक्ति का राज नहीं चलता। लेकिन अभी अमेरिका में क्या चल रहा है? अभी अमेरिका में ये चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये चल रहा है किंग इज द लॉ। और ये कौन है किंग? ये है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि भाई मैं यहां का जो है जो कहूं, मैं एक तरीके से डिक्टेटर जैसा बिहेव कर रहा है, जो मैं कहूं वही हो। एक तरीके से उसने ऐसी पॉलिसी चला दी है अमेरिका में जिसके कारण वहां के लोग परेशान हैं। और लोग जो परेशान हैं, आज उनका सब्र का बांध टूट गया और आज वो लोग रोड पर खड़े हो गए हैं और उन्होंने बोल दिया है कि भाई अमेरिका में लोकतंत्र है और लोकतंत्र ऐसी जो है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, डेमोक्रेसी भी है। इस बात की याद दिलाने की कोशिश की है अमेरिका के लोगों ने। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। की क्या? लॉ इज द किंग। ये जो है ये नहीं चलेगा, ये चलेगा लॉ इज द किंग। कानून का राज चलेगा, किसी राजा का राज नहीं चलेगा। मोनार्की नहीं है। ये कहां पे होता था? ये होता था मोनार्की में, जहां पे राजतंत्र हुआ करता था, मोनार्की। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है? जो कानून होता है वही राजा होता है, जो लोग होते हैं वही जो है राजा होते हैं, कोई व्यक्ति राजा नहीं होता। भारत में राजा कौन है? हम सब राजा हैं, है ना। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री राजा नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा कि भारत के जो लोग हैं, क्योंकि भारत के लोग ही जो है इस शासन व्यवस्था को चलाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है, लोकतंत्र की जो परिभाषा है, वो बताती है कि भारत के लोग जो है वो जो है संप्रभु हैं और भारत के लोग जो है वही जो है सत्ता को जो है बनाने में काम करते हैं। इस बात को अगर आप समझ जाएंगे, उसी दिन जो है सत्ता जो है आपके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेगी। देखिए डेमोक्रेसी का बैनर लेके किस तरीके से लोग रोड पर उतर गए। करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग जो है रोड पर उतरे हैं। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की जनसंख्या उतनी ज्यादा नहीं है, उसके बावजूद 1 करोड़ लोगों का प्रदर्शन रोड पर होना यह आम बात नहीं है। और वो लोग कैसे विरोध कर रहे हैं ये भी आप देख लीजिए। ये विरोध करने का तरीका है प्रो अमेरिका एंटी ट्रंप, हेट विल नॉट मेक यूएस ग्रेट, है ना। फिर आप यहां पर देखेंगे तो क्रिमिनल लिखा हुआ है। इस तरह का बैनर, इस तरह का पोस्टर लेके जो है लोग रोड पर निकले हुए हैं। ये देखिए आप, ये जो है ट्रंप को जो है एक ऐसा व्यक्ति जो है क्या हुआ है, गेटअप में आया हुआ है और वहां पर दिखाया जा रहा है कि ये कैदी है। कैदी वहां पे जो है ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनते हैं, जैसे भारत में आप देखते हैं व्हाइट जो पहनते हैं कैदी, 402 ऐसा लिखा रहता है ना, उस तरह का जो है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ये जो कपड़ा पहना हुआ है ट्रंप, यहाँ पे लिखा हुआ एक व्यक्ति लिखा है आई हैव अ ड्रीम, मेरा सपना है। क्या सपना है? कि पुलिस जो है वो गिरफ्तार करे किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। फिर आप यहाँ पे देखेंगे हेट ट्रंप, नो बडी पेड अस टू बी हेयर, वी ऑल हेट यू फॉर फ्री।
कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ये जो 1 करोड़ लोग खड़े हुए हैं रोड पर, इनको पैसे देकर बुलाया गया है। जिस तरीके से कल जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन था और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के बच्चों को जबरदस्ती बुलाकर ले गया उस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस भाषण को देखने के लिए, और बदले में क्या मिला? 2 दिन का अटेंडेंस मिला। 2 दिन का अटेंडेंस मिला दोस्तों। वैसे ही आरोप लगाया गया इन लोगों के ऊपर कि भाई आपको पैसे देकर बुलाया गया है रोड पर 1 करोड़ लोगों को। इन लोगों ने बोला, भाई लिख कर बता रहे हैं कि हे ट्रंप, सुन लो ट्रंप, क्या सुन लो कि नोबडी पेड अस, किसी ने हमें पैसा नहीं दिया है, हम तुमसे नफरत करते हैं। क्योंकि जिस तरह की पॉलिसी तुमने चलाई है लंबे समय में अमेरिका में, उससे अमेरिका के लोग त्रस्त हैं। जिस तरीके से तुमने अमेरिका को इस वॉर में डाल दिया, जिस वॉर से कोई लेना देना नहीं था हमारा, जिस वॉर से कोई लेना देना नहीं था हमारा, उस वॉर में तुमने हमें डाल दिया। आज जो है इस युद्ध को 30 दिन हो गए हैं, इस युद्ध को 30 दिन हो गए, और इस 30 दिन के युद्ध में क्या क्या झेलना पड़ा आप सबको अगर बताऊंगा तो आपके कान से खून निकल जाएगा, सच में खून निकल जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं तो ध्यान से सुनिए। भारत में क्या क्या त्रासदी आई। भारत में जो है एलपीजी सिलेंडर महंगे हो गए, ऑयल क्राइसिस हो गया, हमारा जो डॉलर के मुकाबले हमारा जो रुपये था वो कमजोर हो गया। 1 रुपया जब कमजोर होता है ना डॉलर के मुकाबले, $1 आज देखो कल 94 रुपए था, आज 95 रुपए हो गया। 1 रुपया जब कमजोर होता है, $1 1 रुपया जब कमजोर होता है तो भारत सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अब देखो इन सब का जो नुकसान है, इन सब का जो नुकसान सिर्फ यही नहीं है, हमारे फर्टिलाइजर्स जो है उसकी कमी होगी, बहुत सारी चीजों की कमी होगी। हमारा जो है एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गल्फ कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट करते थे वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो 5 सीप, देखो मैं बताता हूं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में 24 सीप हमारे फंसे हुए थे, 24 जहाज हमारे फंसे हुए थे। आप सबको बताऊं कि 1 महीने में हमारे आज तक सिर्फ 5 जहाज मैक्सिमम, अभी तक तो इंफॉर्मेशन ये सरकार की तरफ से कि 4 ही जहाज आए हैं, लेकिन चलो मैं मान लेता हूं कि 5 जहाज आए हैं। 24 में से 5 जहाज ही हमारे पास आए हैं, 19 जहाज आज भी फंसे हुए हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के। और विश्वास नहीं है तो चेक करना, और चेक करने के बाद कमेंट में रिप्लाई करना। 19 जहाज आज भी फंसे हुए। भारत सरकार और जो मिनिस्ट्री है हमारी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, उसके तरफ से ये मैं डेटा बता रहा हूं, 24 जहाज हमारे फंसे हुए हैं। हर दिन 2 जहाज आएगा ना भारत में, 2 दिन, तब भारत की डिमांड को हम लोग फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, इसके डिमांड इतने ज्यादा है, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं हम। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये जो तेल के दाम नहीं बढ़े हैं ना, ये तेल के दाम नहीं बढ़े, क्योंकि देखो ग्लोबल मार्केट में $110 जो है प्रति बैरल जो है तेल का दाम हो गया है, लेकिन भारत सरकार ने तेल नहीं बढ़ाया। लेकिन भारत सरकार को तो पेमेंट करना पड़ रहा है ना, भारत सरकार के लिए तो सस्ता नहीं है, भारत सरकार तो उतना ही पैसा दे रही है, इतना ही पैसा दे रही है, भले आपसे कम पैसा ले रही है, 105 रुपए लीटर आपसे तेल बेची जा रही है पेट्रोल पंप पे, लेकिन भारत सरकार को तो $110 प्रति बैरल बेचना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है बाहर से। तो वो सरकार कहां से लाएगी पैसा? आप सबसे ही लेगी, तो आने वाले समय में टैक्स के रूप में लेगी। अभी इतना ही देखिए, जो रेमिटांसेस आते थे, रेमिटांसेस क्या होता है, तो बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाके वो कमाते हैं। गल्फ कंट्रीज में 1 करोड़ लोग लगभग जो है कमाते हैं। कतर, बहरीन, कुवैत, दुबई, ओमान, ये सब जितने देश हैं वहां पे 1 करोड़ लोग लगभग जो है भारत के लोग जाके वहां पे अर्न करते हैं, काम करते हैं। वो लोग वहां से जो पैसा भेजते हैं उसको कहते हैं रेमिटांसेस। रेमिटांसेस पे असर पड़ा है, रेमिटांसेस नहीं आ रहे हैं भारत में, इसका नुकसान हो रहा है। देखो भारत को अगर आगे बढ़ना है तो मेक इन इंडिया की जो स्कीम थी भारत सरकार की, उसको लेकर आगे चलना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमको ग्लोबल चेन सप्लाई का पार्ट बनना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो भारत को आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वीडियो के अंत में और आपको बेहतरीन तरीके से समझाता हूं कि किस तरीके से भारत को नुकसान हो रहा है। हम क्या चीज, हर चीज तो इंपोर्ट करते हैं। जो क्रूड ऑयल तो छोड़ दो, जो एडिबल ऑयल है, जो खाने वाला जो तेल है, उसको हम इंपोर्ट करते हैं। हर चीज तो भारत में बाहर से आता है। हम बनाते क्या है? कुछ नहीं बनाते हैं, हम कुछ नहीं बनाते हैं। जो मेजर चीजें हैं वो सारी चीजें तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और सारी चीजें इंपोर्ट करके हम भारत में क्या करते हैं? असेंबल कर देते हैं, असेंबल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कहां कर रहे हैं हम जब तक अपने सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप नहीं करेंगे, भारत कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। आज जो ये ग्लोबल क्राइसिस में जो हम फंसे हुए हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप नहीं कर पाए। आज चाइना परेशान नहीं है, चाइना उतना परेशान नहीं है। चाइना भी अपना तेल जो है ज्यादा से ज्यादा जो है सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है ईरान से, लेकिन चाइना ने अपनी इंडस्ट्री को इतना डेवलप कर रखा है कि अमेरिका को सीधे चुनौती देता है। अमेरिका कुछ कर नहीं पाता। अमेरिका ने हमारे ऊपर लंबे समय से टैरिफ लगाया, हमारे साथ ट्रेड डील की। यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड डील हुआ, उस ट्रेड डील से हमें क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये तो ट्रेड डील के बारे में अब कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। ये यूएस ट्रेड डील के बारे में अब कहां कोई चर्चा हो रही है? क्या हम अमेरिका को कह सकते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे देश के लोगों को इतना परेशानी हो रही है? हमने क्या किया था? भारत का क्या लेना देना था? लेकिन भारत ने कुछ गलतियां की जिसके वजह से जो है हमने आज ये भुगतना पड़ रहा है। आज देखो एक और चीज आपको बताता हूं, हम जो है इजराइल और अमेरिका के तरफ थोड़ा सा हमने अपना इंक्लिनेशन दिखाया। हम न्यूट्रल नहीं रहे। अगर हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो जवाहरलाल नेहरू ने एक समय में शुरू किया था, अगर हम नॉन अलाइन रहते, गुट निरपेक्ष रहते, हम किसी के मतलब में नहीं पड़ते, हमें किसी के वॉर से कोई लेना देना नहीं रहता, तो हो सकता था कि आज जो हमारे ये 19 टैंकर फंसे हुए ये भारत में आ रहे होते,
हमारा रिलेशन और बेहतर होता। हम ना इजराइल का साथ देंगे, ना ईरान का साथ देंगे, ना हम अमेरिका का साथ देंगे, ना ईरान का साथ देंगे, हम सबके पार्टी के लिए न्यूट्रल रहते। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जब गए इजराइल में तो उन्होंने खड़े होकर यह बात बोल दी कि हम इजराइल के साथ पूरी दमखम से खड़े हैं। तो जब इजराइल में खड़े होकर यह बात उन्होंने बोल दी तो जाहिर सी बात है ईरान वाले भी बेवकूफ नहीं है, जाहिर सी बात है वो इन सब चीजों को समझते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की सरकार ने कोई गलत निर्णय लिया है, लेकिन भारत की सरकार ने एक गलत चीज तो की है। वो गलत चीज क्या है कि उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्लिनेशन जो है इजराइल और अमेरिका की तरफ दिखाया है। हमारा अगर इंक्लिनेशन उस तरफ है तो हमको समझना होगा कि ईरान हमको फेवर नहीं करेगा, ईरान हमारे साथ जो है फेवर दोस्ती नहीं बढ़ाएगा आगे। ईरान अगर पाकिस्तान के साथ, देखो पाकिस्तान के खबर क्या आ रही है, ये देखिए आपको दिखाता हूं मैं। पाकिस्तान से क्या खबर आई है, इसक डार क्या कह रहा है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मिनिस्टर है इसक डार, वो क्या कह रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ट्वीट किया है। इसक डार कह रहा है कि मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ईरान की जो गवर्नमेंट है, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ईरान की जो गवर्नमेंट है उसने 20 शिप को अलाउ कर दिया है आने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। 20 शिप को, 20 शिप्स को जो है आने के लिए अलाउ कर दिया है, 20 शिप को। तो पाकिस्तान को अगर फेवर कर रहा है ईरान, क्यों कर रहा है आपको पता है? जबकि ईरान और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। क्यों दुश्मनी है? क्योंकि ईरान अटैक कर रहा है यूएई पे, सऊदी पे अटैक कर रहा है, और उनका पैक्ट है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान तो इसमें खुद फंसा हुआ है। अगर पाकिस्तान इसमें समझौता अगर नहीं कराएगा तो एक तरीके से पाकिस्तान को इस युद्ध में आना पड़ेगा। इसके तरफ से, सऊदी की तरफ से आना पड़ेगा, क्योंकि उसका पैक्ट है उसके तरफ से। तो अगर पाकिस्तान की इस समय मजबूरी है कि भाई इन पार्टी के बीच में मध्यस्थता कराए, भारत नहीं करा रहा है क्योंकि भारत पे कोई विश्वास नहीं करेगा ना। देखो एक चीज समझो, यहां पे इंडिया इस समय किसी भी तरह का मीडिएशन नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान कर रहा है, ठीक बात है, पाकिस्तान कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में एक चीज का भी यहां पे डिफरेंस आप समझिए। डिफरेंस क्या है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब एक बार इजराइल चले गए युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले, और उसके बाद से जब ये युद्ध शुरू हुआ उसके बाद खेमनेई की जब मृत्यु हुई उसके बाद हमने उसको कंडेम नहीं किया। तो जब हमने उसको कंडेम नहीं किया तो कहीं ना कहीं विश्व में, वर्ल्ड लेवल पे ये मैसेज गया कि इंडिया जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखा रहा है इजराइल और अमेरिका की तरफ। इस कारण से ईरान जो है किसी तरीके का समझौता भारत के साथ नहीं करेगा, भारत में बैठ के किसी तरह का मीडिएशन नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? ये बात आपको जाननी होगी, ठीक है। आगे देखिए, आपको एक और चीज बताना चाहता हूं मैं, ठीक है। हम लोग कहां पे थे? यहां पे थे, ठीक है। ये देखिए ना क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट रेपिस्ट एक्सपेक्ट गेट फक्ड। क्या मतलब हुआ इसका? रेपिस्ट है ना डोनाल्ड ट्रंप, उसने 13-14 साल की बच्चियों के साथ रेप किया है। एप्स्टाइन फाइल आप भूल गए हैं क्या? जो लोग अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं वो किस बेसिस पे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर ईरान जो है वो बोल रहा है कि भाई मैं न्यूक्लियर वेपन का जो है इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट नहीं कर रहा हूं, ये बातचीत जब हो रही थी फिर जो है उस पर अटैक क्यों किया गया? चलो वो न्यूक्लियर वेपन जब बनाने से मना कर रहा है, और उसने अपने एजेंडा में भी बोल दिया है कि जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो भी मिसाइल्स बना रहे हैं वो हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए बना रहे हैं। एवरी कंट्री हैज अ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हर एक कंट्री को राइट है कि भाई वो उसका अधिकार है कि वो अपने बाउंड्री की, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए अपना हथियार बनाए। ये अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने पहली बार जो है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया नागासाकी और हिरोशिमा पर, और ये पूरी दुनिया को शांति का समझौता करने के लिए बोल रहा है, शांति का ज्ञान दे रहा है, पीस के बारे में बोल रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है डांस कर रहा है। आपको वीडियो देखना चाहिए कि डांस कर रहा है, बता रहा है लोगों को कि भाई देखो मैंने तो ईरान को हरा दिया। ये देखिए मड्रिड में, बर्लिन में, एम्स्टर्डम में, सिडनी में, हर जगह विरोध हो रहा है अमेरिका का, ट्रंप का, हर जगह विरोध हो रहा है। और आने वाला जो मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका में, इसमें देखना बहुत बुरी तरह से हार होगी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का। 2 पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, बहुत बुरी तरीके से हार होगी, आप सबको पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से विरोध हो रहा है अमेरिका में, देखिए ना हर जगह जितने भी स्टेट है, ये सारे स्टेट हैं, वाशिंगटन है, नेवाडा है, कैलिफोर्निया, एरिजोना है, न्यू मैक्सिको है, ये जितने भी टेक्सास है, जितने भी स्टेट्स हैं, हर जगह विरोध हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। ये देखिए कितने लोग इकट्ठा हुए हैं, हजारों वीडियोज आ रहे हैं, हजारों फोटोज आ रहे हैं इससे रिलेटेड। वी डू नॉट थिंक अबाउट द प्रोटेस्ट एट ऑल। और देखो यही होता है जब सत्ता निरंकुश हो जाती है, जब एक जो है डिक्टेटरशिप वाला फॉर्म लेने लगता है कोई रूलर, कोई सत्ताधीश, तो यही बात कहता है कि वी डू नॉट थिंक अबाउट द प्रोटेस्ट एट ऑल। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन लोग विरोध कर रहे हैं, कौन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये लोग कितने लोग हैं, करोड़ों लोग जो है रोड पे उतरे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं। आगे देखिए, अमेरिका एक और डिसीजन ले लिया है। क्या कह रहा है कि भाई मैं अपने ट्रूप्स को भेजूंगा। द थाउजेंड्स ऑफ यूएस मरीन्स अराइव्स इन द मिडिल ईस्ट। ये खबर पहुंच गई। पेंटागन प्रिपेयर्स फॉर वीक्स ग्राउंड ऑपरेशन इन ईरान। ग्राउंड ऑपरेशन होने वाला है। ये देखिए सेंट्रल कमांड की तरफ से, यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से ये आ गया है नोटिफिकेशन कि भाई अब ग्राउंड इन्वेजन होगा। और ग्राउंड इन्वेजन होगा तो ध्यान रखना ये युद्ध बहुत ही भयावह हो सकता है, बहुत ही भयावह हो सकता है। अभी तो सिर्फ 1 महीने हुए हैं, 1 महीने में ही पूरी दुनिया की ऐसी की तैसी कर दी है इस डोनाल्ड ट्रंप ने। पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर दी है। एक तरफ कह रहा है कि बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ जो है लड़ाई भी लड़ी जा रही है। फिर आप देखिए यहाँ पे ओवर 3500 यूएस ट्रूप्स लैंड इन मिडिल ईस्ट, पेंटागन गियर अप फॉर ईरान ग्राउंड ऑपरेशन। ये ऑर्डर आ गया है, ये देखिए ये ऑर्डर आ गया है। ये सारे जो है सैनिक तैयार हो गए, सोल्जर तैयार हो गए घुसने के लिए। लेकिन ये क्या कह रहा है, ईरान कह रहा है वेलकम, वी आर हार्टली वेलकम,
है ना। मैं आपको दिल से स्वागत करता हूं, किसको? अमेरिकन सोल्जर को बोल रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पैरों पे आओगे लेकिन जाओगे ताबूत में, इस तरह का तो स्वागत कर रहा है। कह रहा है कि यूएस ट्रूप्स हु स्टे फुट ऑन ईरानियन सॉइल विल लिव ओनली ऑन इन अ कॉफिन, कॉफिन में जाओगे वापस। ये धमकी नहीं है, ये बताया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है कि भाई हमारे हौसले कमजोर नहीं हुए, हमारे हौसलों को तुम तोड़ नहीं सकते। और एक और बात बता रहा हूं, एक नई पार्टी की एंट्री हो गई है दोस्त, है यमन। ईरान के फेवर में जो है यमन इंटर कर चुका है। ये है यमन, कहां गया? देखिए ये है ईरान और ये है यमन। यमन साथ दे रहा है ईरान का। और यहां पे देखिए बाब अल मंदेब स्टेट है, जैसे ये स्टेट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वैसा ही है बाब अल मंदेब स्टेट है। आने वाला संकट जो है अब इस पे गहरा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में इससे संबंधित आपको एक बड़ा न्यूज देखने को मिले। इस नाम को याद रखिएगा, बाब अल मंदेब स्ट्रेट। जैसा ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज था जिसके चोक कर दिया था, जिसके ऊपर जो है एक ऐसा रास्ता जो था जो पूरी दुनिया को सप्लाई करता था, उस रास्ते को बंद कर दिया ईरान ने। उसी तरह का रास्ता ये भी है, क्योंकि ये रेड सी को जोड़ता है गल्फ ऑफ एडन से, रेड सी को जोड़ता है गल्फ ऑफ एडन से, और ये है सुएज कैनाल। समझ में आ रही है? अब यहां पे क्या होगा, ये आने वाले समय में खतरा, क्योंकि बाब अल मंदेब यमन है और यमन में है हुती, और हुती जो है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। देख लीजिए ये, है ना। ये एक और न्यूज आई है। क्या न्यूज आई है कि फर्स्ट यूएस प्रिजनर ऑफ वॉर इन ईरान, प्रिजनर ऑफ वॉर इन ईरान, यानी कि यूएस के जो सैनिक है उनको पकड़ के कैद में रख रहा है। देखिए यहां पे, ईरान कंफर्म्स दैट नंबर ऑफ यूएस मैराइन डेल्टा फोर्सेस वर्किंग फॉर द जायनिस्ट एप्स्टीन रिजीम हैव बीन कैप्चर्ड हेल्ड होस्टेज। पकड़ के रखा गया, ईरान ने कैप्चर कर रखा है इन लोगों को। देखो आंखों में जो है हाथ बांधकर जो है इनको कैप्चर कर लिया गया। और ये है यूएस एयरफोर्स का जो है एयरक्राफ्ट। देखिए क्या हाल हुई है यूएस एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की। हजारों करोड़ों रुपए की नुकसान हो रही है डेली अमेरिका की। और ये अमेरिका का जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई करेगा कौन? इसकी भरपाई करेगी वहां की जनता। वहां की जनता कैसे करेगी? तो टैक्स के रूप में करेगी, क्योंकि सरकार पैसा कहीं पैदा नहीं करती ना, पेड़ से तो नहीं गिरते हैं पैसे सरकार के पास। हम जो टैक्स देते हैं वही सरकार के पास पैसा जाता है, वही पैसा जो है सरकार खर्च करती है, क्योंकि सरकार के पास पैसे कमाने का सोर्स कोई नहीं है। जो जनता देती है, जो टैक्स के रूप में देती है, जो हमारे इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्योगपति हैं, वो टैक्स के रूप में देते हैं। इन्हीं सारे पैसों से तो सरकार कमाती है पैसा। राजस्व जो रिवेन्यू जाता है उसी से पैसा कमाती है। इसीलिए कहते हैं राजस्व जो होता है वो राज्य का अश्व होता है। जिस तरीके से रथ जो है वो घोड़ा खींचता है, आगे बढ़ाता है, घोड़ा जो है रथ को आगे बढ़ाता है, उसी तरह घोड़ा जो है वो कौन है? डेमोक्रेसी में अगर आप देखेंगे तो वो जनता है। और जनता क्या करती है? रथ कौन है? रथ जो है सरकार है। तो सरकार को आगे बढ़ाना है तो जनता की सहायता से ही आगे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जनता ही टैक्स देती है। समझ में आ रही है बात? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कभी जनता से पूछकर इस युद्ध की शुरुआत नहीं की होगी, लेकिन जब जनता उस टैक्स की भरपाई करेगी तो सवाल तो पूछेगी कि भाई तुमने किससे पूछ के इस युद्ध की शुरुआत की? तुम किससे पूछकर जो है हजारों करोड़ रुपए तुम खर्चा कर रहे हो? आज जो तुम वहां की असेंबली से, आज तो वहां की तुम पार्लियामेंट से जो पैसे मांग रहे हो कि भाई हमें पैसे चाहिए इस युद्ध को लड़ने के लिए, तो किस बेसिस पे मांग रहे हो? देखिए ना, बिफोर द वॉर ईरान वाज एक्सपोर्टिंग 1.1 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल एट 47 बैरल पर डे। क्या कर रहा था ईरान? ये युद्ध की शुरुआत होने से पहले 47 बैरल पे जो है तेल बेच रहा था। 47 बैरल सिर्फ। अभी कितने पे बेच रहा है? 120 बैरल पे, $120 प्रति बैरल। $120 पहले तो कितना था? $47। अभी कितना है? $120 प्रति बैरल। ईरान तो पैसे कमा रहा है, हजारों करोड़ रुपए डेली कमा रहा है ईरान। उसके बाद से पहले कितना? 1.1 मिलियन बैरल जो है एक्सपोर्ट करता था, अब कितना कर रहा है? 1.5 मिलियन बैरल जो है प्रतिदिन एक्सपोर्ट कर रहा है, और $120 के रेट से। अब इसी से कंपैरिजन कर लीजिए कि ईरान के पास कितना पैसा जा रहा है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान को पैसे कमाने का एक जो है जिन दे दिया है, जहां से पैसे कमा रहा है ईरान। फिर दुनिया की सहानुभूति भी मिल रही है उसको, क्योंकि एग्रेसर नहीं है वो, विक्टिम है। एग्रेसर कौन है? एग्रेसर है यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल, क्योंकि उसने अटैक किया था जब बातचीत चल रही थी, जब लंबे समय से बातचीत चल रही थी। एक और बात बताऊं, 47 साल 40 साल लगभग जो है सैंक्शन लगा ईरान पे। आज से सैंक्शन नहीं लगा, 40 साल से सैंक्शन लगा है। ईरान ने अपने आप को खड़ा किया है। ये देख लीजिए। अब जो है डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही ऑप्शन है कि इन तीनों को कटघरे में खड़ा कर दे, क्योंकि जेडी वैंस है ना, मार्क रूबियो और ये जो पीट्स हेड्सगेथ है, इनको जो है इन तीनों को फंसाने का समय आ गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप यही करेगा, क्योंकि ये पागल है, संकी है, कॉमेडियन है। समझ में आ रही है बात? अब इसका यही काम रहेगा कि इन तीनों के सर पे जो है सारी बात रखे और उसके बाद से आगे निकल जाए। देखो भारत के प्रधानमंत्री को भी बीच में फंसाने की कोशिश की गई। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे जो है वीडियो बनाना शुरू कर दिए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया नरेंद्र मोदी को। ठीक बात है, कोई बात नहीं है इसमें। फिर एक खबर क्या आई कि बीच में बात करते वक्त एलन मस्क भी थे लाइन पे, यानी कि 3 लोग बीच में थे। कॉन्फ्रेंस कॉल था एक तरीके से, यानी एलन मस्क की बातचीत हो रही थी। किससे? डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जब बातचीत कर रहे तो बीच में एलन मस्क भी था। इस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बना दिए। हमने इंतजार किया, क्योंकि हमें पता था कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये खबर आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स से।
न्यूयॉर्क टाइम्स कहाँ के? अमेरिका के है। और ये सब सारे चाटुकार हैं किसके? डोनाल्ड ट्रंप के। जैसे फॉक्स न्यूज है, आप जानते ही होंगे। अभी क्या खबर है? ये भारत सरकार ने क्लियर किया है, इट वाज सोनली अ कन्वर्सेशन बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। यानी कि ये सिर्फ दो लोगों के बीच की बातचीत, नरेंद्र मोदी के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। यानी कि एक अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि एलन मस्क का जो है इसमें किसी ना किसी तरह का पार्टिसिपेशन है। और फिर ऐसे कयास लगाया जा रहा था कि कैसे एक प्राइवेट मेंबर जो है, कैसे दो लोगों के बीच में, जो कि स्टेट्स के हेड है, उसके बीच में कैसे बातचीत कर सकता है। इसको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल्स आ रहे थे 2-3 दिन में, उस पर डिस्कशन करूंगा, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए किसी और वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। ये देख लीजिए, मैं आपको बता रहा था ना कि 1 करोड़ लोग भारत के बाहर रह के काम करते हैं, गल्फ कंट्रीज में, जीसीसी कंट्रीज की से बात कर रहा हूं, जैसे कि ये सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, बहरेन है, कतर है, कुवैत है। इन सारे कंट्रीज को अगर आप मिला देंगे तो लगभग 1 करोड़ लोग बाहर रहते हैं। 1 करोड़ लोग। रेमिटेंसेस आने कम हो गए, एक्सपोर्ट हमारा उस पर असर पड़ रहा है, डॉलर पे, रुपया पे असर पड़ रहा है, हमारा जो फर्टिलाइजर है उस पर असर पड़ रहा है, जो हमारे क्रूड ऑयल है उस पर असर पड़ रहा है। एक तरीके से इकोनॉमी हमारी एक तरीके से बहुत ज्यादा हैम्पर हो रही है। हम डेवलपिंग नेशन है, हम डेवलप नेशन नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। इन नेताओं को कुछ नहीं होगा, इन नेताओं को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। एक बार जाके ना आप सर्च कीजिएगा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जो सांसद होता है, उसको कितनी सुविधाएं मिलती हैं। अरे वो जो चलता है, उसको जो गाड़ी पे चलता है ना, उस गाड़ी में जो तेल डलता है, उस तेल के भी पैसे उसको नहीं देने पड़ते हैं। जिस फ्लाइट पे वो ट्रेवल करता है, उस फ्लाइट के टिकट के पैसे नहीं देने पड़ते हैं। असर उन लोगों को नहीं पड़ेगा, उनके परिवार वालों को असर नहीं पड़ेगा, उनके बच्चों को असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो आम जनता को, आम जनता को असर पड़ेगा, क्योंकि टैक्स तो बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि सरकार जो है टैक्स बढ़ाकर ही अपनी आमदनी जो है बढ़ाएगी। क्योंकि सरकार को जो नुकसान हो रहा है उसको भरपाई तो करना है, और भरपाई कहां से करेगी? तो आप सबसे ही करेगी, टैक्स के रूप में। समझ में आ रही है बात? तो इस बात को आप ध्यान से समझते रहिएगा। बहुत सारा नुकसान हो रहा है भारत को इस वक्त, लेकिन इन सारे नुकसान से अगर हमको बचना है, इन सारे नुकसान को आने वाले समय में रोकना है, तो एक ही ऑप्शन है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप कीजिए, ग्लोबल चेन सप्लाई का पार्ट बनिए, दुनिया को बताइए कि हमारा लोहा क्या है, हम जो है किस चीज में आगे हैं। आप जब तक जो है ग्लोबल चेन सप्लाई के पार्ट नहीं बनेंगे, दुनिया का जो है अगर कहीं भी कोई भी क्राइसिस होगी तो आप पर जो है असर तो पड़ेगा, लेकिन भरपूर असर पड़ेगा। एक होता है थोड़ा असर पड़ना और एक होता है भरपूर असर पड़ना, दोनों में काफी फर्क है। इस बात को आपको समझना होगा। और ये जो न्यूज था ये काफी जो है एक डराने वाला न्यूज है। और एक और चीज आपको बता दूं, 1 in 5 इंडियंस विद ओवर 25 करोड़ एसेट प्लान्स टू मूव अब्रॉड, टैक्स एडवांटेज एमंग की ड्राइवर्स। आपको पता है 25 करोड़ रुपए अगर कोई कमा लेता है भारत में, और 25 जैसे 5 लोग हैं, 5 लोग, 5 में से एक आदमी जो है, 1 in 5 इंडियंस विद ओवर 25 करोड़ एसेट प्लान्स टू मूव अब्रॉड। 5 लोग में से एक आदमी जो है बाहर चला जाता है, 5 में से एक आदमी जो है बाहर चला जाता है, 10 में से 2 आदमी, 15 में से 3 आदमी बाहर चला जाता है। ये तो भारत की स्थिति है। 25 करोड़ रुपए अगर किसी के पास आ जाते हैं तो भारत में रहना नहीं चाहता है। जाहिर सी बात है, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है टैक्स का, क्योंकि टैक्स भारत में बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा लगता है टैक्स भारत में। इस बात को आपको समझना होगा, डायरेक्ट टैक्स हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, हर तरह के टैक्स भारत में लगाए जाते हैं। आप सबको समझ में नहीं आता, लेकिन एक बार आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने तरह का टैक्स आपको देना पड़ता है भारत में। और सबसे बड़ी बात, भारत के ऊपर जितना कर्ज है, हमारा जो जीडीपी है ना, हमारा जो जीडीपी, अगर मान लो कि सरकार 100 रुपए कमा रही है, सरकार 100 रुपए कमा रही है, तो 100 रुपए में से सबसे ज्यादा पैसा वो किस चीज पे खर्च करती है आपको पता है? सबसे ज्यादा वो खर्च करती है किस पे? ब्याज देने में, इंटरेस्ट देने में, इंटरेस्ट देने में। क्योंकि सरकार के ऊपर जितना लोन है, सरकार के ऊपर, मैंने बोला ना कि डॉलर के मुकाबले अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 1 रुपया भी अगर कमजोर होता है, जैसे कि 94 था 95 हो गया, तो सरकार को लगभग 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है। बहुत नुकसान होता है सरकार को। तो जो हम इंटरेस्ट, जो हम लोन लिए हुए हैं, वो रेट बढ़ जाएगा। मान लो कि हमने किसी से लोन लिया था $60 पे, $60 जब 1 रुपए जो है $60 जब था, सॉरी माफ करना, $1 जो था वो जब 60 रुपए था, तब हमने उससे लोन लिया था। अब जो है $1 जो है अगर मान लो 90 रुपए हो गया है, तो हमें लोन तो देना पड़ेगा ना वापस, लोन तो देना पड़ेगा वापस। और मान लो कि करंट मार्केट रेट पे अगर हमें लोन वापस करना है उसके ब्याज के साथ, तो सोचो कितना नुकसान हो रहा होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर रहा है तो भारत को हजारों करोड़ रुपए के नुकसान हो रहे हैं। और रुपया क्यों कमजोर है? ये ग्लोबल क्राइसिस की वजह से हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। यही हकीकत है जो मैं आपको बताना चाहता था। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक्चुअली आपको सारी डेटा मैंने आपको देने की कोशिश की, यहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं उनको देने की कोशिश की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिएगा। आप सबके विचार पढ़कर जो है काफी खुशी मिलती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।